हेलो। कैम एडवेंचर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपन सॉल्यूशन वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। उसमें अपन ने 5 लेक्चर डिस्कस कर लिए थे और 5 लेक्चर में अपन ने बेसिक फंडामेंटल और सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन और उनके जो सॉल्यूशन का अपन टाइप्स हैं और उनके अलावा इनके फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सोल्युबिलिटी है वो डिस्कस कर लिए थे। यहाँ तक कि अपन ने वेपर प्रेशर है वो भी अपन ने डिस्कस कर लिया था। अपन बात कर रहे थे राउल्ट्स लॉ की, और राउल्ट्स लॉ में अपन ने डिस्कस किया था कि आप लिक्विड सॉल्यूशन को जब डिजोल्व लिक्विड वाला सॉल्यूशन आप बनाते हो तो उसमें वेपर प्रेशर किस तरीके से चेंज होता है, तो उसमें कंपोजिशन का क्या इफेक्ट आता है, तो वो अपन ने डिस्कस किया था। और उसमें अपन ने एक तो सॉल्यूशन फेज के मोल निकाले थे, मोल फ्रैक्शन निकाला था, और एक अपन ने निकाला था गैसियस फेज का। तो देखिए स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं गैसियस फेज में, तो गैसियस फेज का जब मोल निकाल रहे हैं अपन, तो वो है ये डाल्टन लॉ से निकालते हैं पी ए इक्वल टू वाई ए और पी टोटल। यहाँ पे ये जो वाई ए है ना, ये है मोल फ्रैक्शन किस में, गैसियस स्टेट में। गैसियस स्टेट में ए कंपोजिशन का मोल फ्रैक्शन अपन डिनोट करते हैं वाई ए से। अगर यही लिक्विड फॉर्म में होता तो अपन इसको डिनोट करते किससे, एक्स एस से। तो अपन ने ये डिस्कस कर लिए थे। अब बात करते हैं अपन आगे नेक्स्ट इनके न्यूमेरिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की। तो देखिए स्टूडेंट, न्यूमेरिकल का अपन सोल्व करते हैं। इसके 3-4 न्यूमेरिकल हैं जो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, फिर अपन बात करेंगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन है, यदि 32 ग्राम CH3OH और 46 ग्राम CH3CH2OH यानी इथाइल अल्कोहल के संयोग से एक आदर्श विलयन निर्मित किया जाए, तो विलयन का वाष्प दाब क्या होगा यदि शुद्ध अवस्था में CH3OH और CH3CH2OH के वाष्प दाब क्रमशः 300 mm of Hg और 240 mm of Hg है। तो अपन को यहाँ पे टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर फाइंड आउट करना है। आपको फॉर्मूला याद होगा राउल्ट्स लॉ में, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग अपन क्या देखते हैं कि P टोटल है वो होता है P0 A एक्स ए प्लस P0 B एक्स बी। तो क्वेश्चन में देखो 1 बाय 1 स्टेप से अपन इसको सोल्व करते चलते हैं। मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि P0 A की वैल्यू है ना वो गिवन है, या A को अपन बोल सकते हैं मिथाइल अल्कोहल बोल सकते हैं, इसको आप बोल लो CH3OH। ये गिवन है 300 mm ऑफ Hg। ऐसे ही P0 B इसकी वैल्यू गिवन है, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं ETOH। ETOH का मतलब इथाइल अल्कोहल होता है, इसको बोल सकते हैं अपन कितना, क्वेश्चन में गिवन है 240 mm ऑफ Hg। अपन को चाहिए क्या अब XA, ये कैसे निकालेंगे Na अपॉन Na प्लस NB। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से लिखता हूँ इथाइल अल्कोहल की फॉर्म में, तो ये क्या होगा XCH3OH इक्वल टू NCH3OH डिवाइडेड बाई NCH3OH प्लस NETOH, इससे निकल जाएगा। ऐसे ही दूसरे वाले की मैं बात करता हूँ XCH3CH2OH, ये कैसे निकालेंगे NCH3CH2OH डिवाइडेड बाई NCH3CH2OH प्लस NMeOH, मिथाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं और इसको CH3OH भी बोल सकते हैं। अब ये डिफाइन करने के लिए पहले अपन को मोल निकालना पड़ेगा। तो मोल कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं। अब देखो NCH3OH ये कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट। तो ये कितना है वेट, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे CH3OH का वेट गिवन है कितना 32 ग्राम। अगर इसका मोलिकुलर वेट निकालते हैं तो कार्बन का 12 लेते हैं अपन, ऑक्सीजन का कितना होता है 60, तो 60 और 12 दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आएगा 28, और 4 क्या है यहाँ पे हाइड्रोजन, तो कितना हो जाना है 32। तो मोलिकुलर वेट कितना होता है इसका 32 ग्राम्स। तो इनको अपन कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 1 मोल। ऐसे ही मैं निकाल सकता हूँ किसका NETOH का, वो क्या होगा वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट, कितना गिवन है 46, और इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है 46। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, ग्राम से ग्राम चला जाएगा
तो यहाँ पे अपन को मिलेगा 1 मोल। अब यहाँ से अपन ने मोल डिफाइन कर लिया, मोल डिफाइन कर लिया तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन आप एक का निकाल लो, दूसरे का अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि 1 में से माइनस कर देंगे, फ्रैक्शन 1 से ज़्यादा होता नहीं है, तो 1 में से उसको नेगलेक्ट उसको अपन माइनस कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट, XCH3OH निकालते हैं सबसे पहले। तो ये क्या होगा, ये होगा NCH3OH डिवाइडेड बाई NCH3OH प्लस NETOH यानी इथाइल अल्कोहल। तो NCH3OH कितना निकाला, अभी अपन ने निकाला 1 मोल, 1 डिवाइडेड बाई NCH3OH, यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे कितना आएगा 1, ये कितना आना 1/2। तो XCH3OH 1/2 आया है, तो यहाँ पे अपन निकाल सकते हैं कि XCH3OH प्लस XETOH ये क्या होगा 1/2। तो यहाँ से अपन इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से XETOH कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/2, यानी ये भी कितना आएगा 1/2, ये आ जाएगा। अब आगे अपन बात करते हैं इसकी पी टोटल, जो इसका प्रेशर है उसको फाइंड आउट करने की। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ यहाँ से, अभी इस ऊपर वाले को मैं इरेज कर देता हूँ और यहाँ पे अपन बाकी डाटा लिख लेते हैं। तो पी टोटल जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, मिथाइल अल्कोहल का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर और उसका मोल फ्रैक्शन, क्या निकालेंगे उसका मोल फ्रैक्शन, ऐसा ही इथाइल अल्कोहल का लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं पी टोटल वो क्या होगा, P0 CH3OH XCH3OH प्लस P0 ETOH और XETOH। तो इनके डाटा पुट कर देते हैं। P0 CH3OH कितना गिवन है, ये देखो 300, ये 300। XCH3OH कितना निकाला था 1/2, ये 1/2 प्लस ETOH कितना है, ये रहा 240। XETOH अभी निकाला था 1/2, ये 1/2। अब यहाँ से इसको सोल्व आउट करें अपन, तो ये कितना आ जाएगा 150 प्लस इसको अगर करेंगे यहाँ से तो ये कितना आ जाएगा 120। जब दोनों को ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाना है, ये हो जाना है 72, यानी 270 mm ऑफ Hg। ऐसा ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ए ऑप्शन ये इसका करेक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, मोल फ्रैक्शन डिफाइन अपन को करना था, इससे आसानी से पी टोटल निकलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। यदि फिनोल और इथाइल अल्कोहल के आदर्श विलयन का कुल वाष्प दाब निम्नानुसार दिया जाता है। इक्वेशन गिवन है पी टोटल इक्वल टू 150 माइनस 32 XC2H5OH और ये है टोर में। तो शुद्ध अवस्थाओं में यानी प्योर स्टेट में फिनोल एवं CH3OH का क्रमशः वाष्प दाब क्या होगा, आपको रेस्पेक्टिवली इनका वाष्प दाब निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले इक्वेशन उतारो आप। पी टोटल ये है 115 माइनस 32 XC2H5OH, ठीक है। टोर में दे रखा है, आंसर टोर में ही आना है क्योंकि ऑप्शन में और कोई गिवन नहीं है। तो अब देखिए स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि पी टोटल है ना, वो क्या होता है, वो होता है P0 फिनोल X फिनोल प्लस P0 ETOH जिसको अपन C2H5OH भी बोलते हैं और XETOH, यही होगा अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। अब देखिए, जो अपनी इक्वेशन गिवन है उस इक्वेशन में कहीं पे भी फिनोल के मोल फ्रैक्शन गिवन नहीं है, फिनोल वाले मोल फ्रैक्शन यहाँ पे गिवन नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, अपन ये करेंगे, अब यहाँ से फिनोल वाले मोल फ्रैक्शन को हटाएंगे, क्यों, क्योंकि इक्वेशन में गिवन नहीं है ना, कंपेयर करना है, कंपेयर करके ही निकलेगा वो। तो देखो यहाँ पे अपन बात करते हैं X फिनोल प्लस XETOH, ये होता है 1। तो XETOH ये क्या हो जाएगा अपना 1 माइनस X फिनोल।
तो XETOH की जगह पर क्या रख देंगे, सॉरी इसकी फिनॉल की जगह क्या रख देंगे, XETOH। तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ P टोटल इक्वल टू P नोट PHOH लिख देता हूँ मैं फिनॉल को ना, शॉर्ट ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिनॉल लिखेंगे तो। और फिर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अब इसकी, सॉरी फिनॉल वाले को एमिट करना ना, तो फिनॉल की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जैसे इसकी आई है वैसे ही फिनॉल की क्या आ जाएगी, XPHOH इक्वल टू 1 माइनस XETOH। तो ये वैल्यू को अपन क्या करते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं फिनॉल की जगह। अगर देखो क्वेश्चन में अगर XC2H5OH नहीं देता और फिनॉल वाला देता तो अपन ये वाली यूज में लेते ये इक्वेशन, क्योंकि ETOH को हटाना था। लेकिन यहाँ पे अपन को किसको हटाना, फिनॉल को। तो फिनॉल को हटाने के लिए ये करना पड़ेगा। तो 1 माइनस XETOH प्लस P नोट ETOH XETOH। अगर मैं इसको सही से अरेंज करता हूँ तो ये क्या हो जाएगी, P नोट PHOH माइनस P नोट PHOH XETOH प्लस P नोट ETOH और XETOH। तो माइनस वाली टर्म को अपन क्या कर लेते हैं, अपन इसको साइड में कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, P नोट PHOH प्लस यहाँ पे ये कॉमन निकल जाएगा, तो मैं ऐसा कर लेता हूँ P नोट ETOH माइनस P नोट PHOH, और यहाँ से अपन क्या कर लेंगे, XETOH को कॉमन निकाल लेंगे। तो ये अपनी कंप्लीट इक्वेशन आ जाएगी। P टोटल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P नोट PHOH। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करवा रहा हूँ। तो P टोटल क्या आया था अपना, P नोट PHOH यही आया था, प्लस P नोट ETOH माइनस P नोट PHOH और आया था अपना XETOH। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ से कंपेयर करवा तो ये टर्म इसके बराबर है और ये पूरी वाली टर्म है ये इस माइनस के बराबर है। अगर कंपेयर करेंगे ना तो ये इसके बराबर आ जाएगी। तो यहाँ पे ये पूरी की पूरी टर्म किसके बराबर है, इसके बराबर हो जाएगी। XETOH ये इससे मैच कर रहा है, मोल फ्रैक्शन अपन ने XETOH की फॉर्म में ही निकाला है। तो देखिए स्टूडेंट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ P नोट PHOH ये कितना आया अपना 115, यानी एक तो अपन ने यहाँ से डिफाइन कर लिया कि P नोट PHOH यानी फिनॉल का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर अपन ने निकाल लिया। 115 m सॉरी टोर में दे रखा है ना, तो टोर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट P नोट ETOH माइनस P नोट PHOH ये किसके इक्वल आया है, ये आया है -32 के। माइनस क्या है, देखो यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी इस माइनस वाली क्वांटिटी के इक्वल होगी, तो माइनस आया। अब P नोट ETOH माइनस P नोट PH अपन ने निकाला था 115, तो यहाँ पे 115 रख देते हैं, माइनस के 32। तो P नोट ETOH ये कितना आ जाएगा, माइनस के 32 और प्लस के 115। जब अपन इसको निकालेंगे तो ये आएगा अपना 83 टोर। क्या इसका आया ये ETOH का, यानी इथाइल अल्कोहल का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना आया है 83 टोर। तो ऐसा अगर दिख रहा है अपन को तो देख लेते हैं। देखो फर्स्ट वाला तो होगा नहीं, उसके बाद सेकंड देखते हैं। तो अपन ने रेस्पेक्टिवली पूछा है ना, तो PHOH का कितना आ रहा था 115, तो ये भी नहीं होगा। देखते हैं इसमें, तो 115 है और 83 है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन था, ये इसको राउट से अपन को इक्वेशन को कंपेयर करवाना था और फिर अपन को डिफाइन करना था। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यदि ए का 1 मोल और बी का 3 मोल रखने वाले आदर्श विलयन का कुल वाष्प दाब 550 mm ऑफ Hg हो और इस विलयन में बी का 1 मोल बढ़ाने पर वाष्प दाब में 10 mm ऑफ Hg की वृद्धि हो जाती है, तो शुद्ध अवस्था में घटक ए और बी के वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। प्योर स्टेट में अपन को वेपर प्रेशर डिफाइन करना है। पहले पी टोटल गिवन था, बाद में वो 10% क्या हुआ है, सॉरी 10 इंटीजर से वो इंक्रीज हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, इधर ए कंपोनेंट, इधर अपन इनिशियल कंडीशन ले लेते हैं फर्स्ट केस, और इधर ले लेते हैं अपन सेकंड केस। फर्स्ट केस में देखो मोल दे रखे हैं इनके, तो मोल फ्रैक्शन आसानी से निकल जाएंगे, वो निकाल लेते हैं अपन। देखिए स्टूडेंट, एक्स ए कैसे निकालेंगे, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो एन ए कितना है 1 प्लस एन बी कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 1/4।
ऐसे ही एक्स भी निकाल लेंगे, ये क्या होता है एन बी, एन ए प्लस एन बी, तो एन बी कितना गिवन है 3, तो 1 + 3, तो ये कितना हो जाएगा 3/4। तो यहाँ से देखो पी टोटल वो क्या आना है, वो आना है पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी, यही होगा। तो पी टोटल कितना दे रखा था 550, और पी नोट ए एक्स ए की वैल्यू कितनी आई थी 1/4 प्लस पी नोट बी और एक्स बी की वैल्यू कितनी आई थी 3/4, यही आई थी। इसको अपन नॉर्मली ऐसे चेंज कर लेते हैं, इसको नॉर्मली मतलब जिस इसको ये फ्रैक्शन में दे रखा है ना 1/4 और 3/4, तो अपन क्या करते हैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 550, यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ 550 × 4 = पी नोट ए प्लस 3 पी नोट बी हो जाएगा। जब अपन इसको इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2200 = पी नोट ए प्लस 3 पी नोट बी, ये इक्वेशन हो जानी। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। ये तो फर्स्ट केस की बात हो गई कि ये क्वेश्चन में अपन ने इसको सॉल्व आउट कर लिया। अब देखो सेकंड केस की मैं बात करता हूँ। तो सेकंड केस में उसने बोला है कि 1 मोल आप बी का बढ़ा रहे हो, यानी 3 से उसको 4 कर रहे हो, तो 10 mm ऑफ एच जी की वृद्धि हो जाती है। तो देखो एक्स ए अब क्या होगा एन ए प्लस एन बी, तो एन ए तो 1 ही था, इसको नहीं बढ़ाया, इसको कर दिया 4, ये हो जाएगा 1/5। तो एक्स बी कितना आना है यहाँ से एन बी एन ए प्लस एन बी, ये क्या होगा 4, 1 + 4, ये हो जाएगा 4/5। अब यहाँ से अपन बोल रहे हैं कि पहले 550 था, अब हो जाएगा 560, तो पी टोटल कितना हो जाना है 560 = पी नोट ए 1/5 प्लस पी नोट बी 4/5। जब इसको अपन इसमें भी जैसे इसमें इसको 4 को उधर भेज देते, सिंप्लीफिकेशन से अपन ने लिख सकता है इसको, जिससे 4 को भेजा उसे, तो ऐसे ही अपन क्या कर लेंगे इस 5 को भी इधर भेज देंगे, आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। अदरवाइज अपन इससे सोल्व करेंगे तो थोड़ी डिफिकल्टीज रहेगी अपन को। तो क्या करते हैं 560 × 5 पी नोट ए प्लस पी नोट बी 4, ये हो जाना है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 0 5 जब इसको 16 से करेंगे, इसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 328, ये आ जाएगा पी नोट ए प्लस पी नोट बी × 4, ये आ गए अपने इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को अपन क्या करते हैं सब्सट्रैक्ट करते हैं, इसको नेगलेक्ट इसको माइनस करते हैं। माइनस करने से क्या होगा अपने को एक वैल्यू डिफाइन हो जाएगी। मैं लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखिए स्टूडेंट इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखो मैं लिख देता हूँ ये पी नोट ए प्लस 4 पी नोट बी, ये हो जाएगी। ऐसे ही मैं इसको लिख देता हूँ 200 = पी नोट ए प्लस 3 पी नोट बी। अगर आप इसको नेगलेक्ट इसमें से माइनस कर रहे हो सब्सट्रैक्ट कर रहे हो तो ये देखो, ये अगर आप माइनस करोगे तो यहाँ से 600 बचेगा, इससे ये कैंसिल हो जाना है, इससे ये कितना बचेगा 1 यानी पी नोट बी। तो पी नोट बी की वैल्यू तो यहाँ से डिफाइन हो गई, कितनी आई 600, यहाँ से पी नोट बी की वैल्यू आ गई। अब पी नोट बी की वैल्यू आ गई ना, तो कोई सी भी एक इक्वेशन में आप चाहे तो इसमें रख सकते हो, आप चाहे इसमें रख सकते हो, किसी में भी रख लो आपको आंसर मिल जाएगा। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट में रख रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व आउट कर देता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट 220 = पी नोट ए निकालना अपन को प्लस 3 पी नोट बी की कितनी आई थी 600, तो 2200 माइनस इसको अपन इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा = पी नोट ए। तो इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे अपन तो ये कितना बचेगा 400 mm ऑफ एच जी, ये क्या है अपना पी नोट ए। तो पी नोट ए की वैल्यू कितनी आई 400 mm ऑफ एच जी, और पी नोट बी की वैल्यू कितनी है 600 mm ऑफ एच जी। बिल्कुल ईजी था, थोड़ी सी मैथमेटिक्स थी, अपन को इक्वेशन सेट करनी थी, और इक्वेशन सेट करने के बाद अपन को उसमें कंपेयर करवा के प्लस या माइनस करना रहता है, इनमें जैसे भी हो अपन उसको सोल्व आउट कर लेते हैं। बस एक टर्म को क्या करना रहता है वहाँ से हटाना रहता है, एक टर्म को अगर माइनस में होती तो प्लस कर देते, लेकिन प्लस में दे रखा है ना तो माइनस ही करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन था, बहुत ईजी था। अब लास्ट क्वेश्चन है इसका, ये अपन को वेपर फेज में अपन को क्या निकालने हैं मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, क्योंकि अपन ने नॉर्मली तो निकाल ली है। अब एक क्वेश्चन है जो अपन किसका कर लेते हैं वेपर
फेज का, क्योंकि वेपर फेज में अपन कैसे डिफाइन करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन है, यदि 39 ग्राम बेंजीन को 92 ग्राम टोलुइन, ये C6H5CH3 टोलुइन है, के साथ मिश्रित किया कर आदर्श विलयन तैयार किया जाए, तो इस विलयन की सतह पर उपस्थित वाष्प में C6H6 यानी बेंजीन के मोल भिन्न ज्ञात कीजिए। यदि शुद्ध अवस्थाओं में C6H6 और टोलुइन के वाष्प दाब कितने हैं, 400 mmHg और 300 mmHg। तो अपन को वेपर फेज में क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, किसका, बेंजीन का। अगर बेंजीन का निकल जाएगा तो टोलुइन का भी निकाल लेंगे, क्योंकि 1 में से माइनस करना रहता है। तो देखिए स्टूडेंट, पहली चीज, मैं बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकाल रहा हूँ वेपर प्रेशर में, तो उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले। वो क्या होगा, YB इक्वल टू P0BXB डिवाइडेड बाई P टोटल, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ P0BXB अपॉन P0BXB प्लस P0T मतलब टोलुइन है ना, XT, ये हो जाएगा। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपन को यहाँ से मोल फ्रैक्शन निकालना होगा सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन निकलेंगे तभी वो आ पाएगा, क्योंकि P0 तो दे रखा है ना क्वेश्चन में। तो अपन क्या करेंगे, XB निकालेंगे। XB कैसे निकालते हैं, NB अपॉन NB प्लस NT, यानी बेंजीन के मोल और टोलुइन के मोल। तो बेंजीन का मोल कैसे निकालेंगे, वो भी निकाल लेते हैं। जैसे देखो NB कैसे निकालेंगे, वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट। तो वेट कितना दे रखा है, 39। अगर मोलिकुलर वेट इसका अपन देखते हैं बेंजीन का, तो वो कितना होगा, आप निकाल सकते हो आसानी से, 78 आएगा। इसका मोलिकुलर वेट कितना आएगा, 78। तो यहाँ से इसको सोल्व आउट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ये कितना जाना है, 1/2। ऐसे ही मैं निकाल लेता हूँ NT का, टोलुइन का। टोलुइन का देखो वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट। अगर टोलुइन की बात करें तो इसका वेट 92 है, मोलिकुलर वेट कितना होता है, 92। तो इसको अपन सोल्व आउट आसानी से कर सकते हैं। एक बार इसका मोलिकुलर वेट कैलकुलेट कर ही लेते हैं। जैसे C6H5CH3 है, तो यहाँ पे कितने हैं, 7 कार्बन है, तो 84 तो वो हो गया, और 5 और 3 8, हाँ 92 ही होगा मोलिकुलर वेट। तो कितना आ जाएगा, 92 आ जाएगा, सही है। तो ये कितना जाना है, 1। अब आसानी से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। N बेंजीन का अपन ने निकाल लिया, कितना आया था, 1/2, और N बेंजीन का यहाँ पे 1/2, और N टोलुइन का 1। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2। अगर इसको अपन सोल्व आउट करते हैं तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 1/2 प्लस 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2, 1 प्लस 2 यानी 3/2। ये कितना हो जाएगा, 3/2। तो 3/2 में 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बचेगा, 2/3। XB कितनी आ गई अपने पास, 2/3। यहाँ से इसकी वैल्यू 2, यहाँ से देखो 1/2 है ना, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाना है, तो 1/3 आएगी, सॉरी है ना, कितनी आ गई, 1/3। अब यहाँ से XB अपन ने निकाला कितना, 1/3। तो आप आसानी से निकाल सकते हो XT, ये कितना होगा, 1 माइनस 1/3। 1 में से माइनस कर दो, दोबारा इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से देखो 3 माइनस 1 यानी 2/3, ये कितना जाएगा, 2/3। अब सारी वैल्यू पुट कर दो। YB इक्वल टू P0 बेंजीन कितना दे रखा है, 400, ये बेंजीन का कितना है मोल फ्रैक्शन, 1/3 लिख दिया। उसके बाद 300, सॉरी बेंजीन का लिख रहे हैं ना पहले, या टोलुइन का लिख लो, 300 टोलुइन का मोल फ्रैक्शन लिख लो, कितना जाएगा, 2/3 प्लस 400 इंटू 1/3। अगर इसको सोल्व आउट करें अपन यहाँ से, तो ये देखो ये कितना, यहाँ से 100 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो YB अगर यहाँ से अपन इसको सोल्व आउट करेंगे तो YB कितना आएगा, देखो अपन ईजी से इसको अगर यहाँ से नहीं काटें तो 1/3 को कॉमन ले लेते हैं, ईजी रहेगा। तो देखो 400 और 1/3, नीचे भी 300, ये 2 रह जाएगा, ये 4 और 1/3 कॉमन ले लिया, ये ईजी रहेगा। इसे क्या है, ये कट जाएगा। तो आप क्या करोगे, 400 नीचे रह गया 600 प्लस 400, आप इसको ऐड करो, तो ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1000। तो इससे ये कैंसिल हो जाना, ये कितना आया, 0.4। तो YB की वैल्यू कितनी आई, बेंजीन का जो मोल फ्रैक्शन है वो कितना आया अपने पास, 0.4।
तो बेंजीन का 0.4 आया है, तो यहाँ से टोलुइन का तो बहुत ईजी निकालना। क्यों? क्योंकि वाई बी प्लस वाई टी कितना होता है 1, तो वाई बी दे रखा है तो वाई टी निकालना, तो 1 माइनस 0.4, तो ये भी कितना आ जाएगा 0.6। तो बहुत ईजी था, आसानी से इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये थे न्यूमेरिकल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम। अपन ने 4 न्यूमेरिकल डिस्कस किए हैं, वो सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल थे और अलग अलग तरीके के थे, यानी अपना सारा टॉपिक उसमें कवर हो गया। गैसियस स्टेट में भी सोल्व कर लिया एज वेल एज लिक्विड स्टेट में भी अपन ने सोल्व कर लिया। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक की। अब नेक्स्ट टॉपिक की अपन बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और उसमें से सबसे पहले मैं बात करता हूँ आइडियल सॉल्यूशन की। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि पहली चीज़, आइडियल नाम की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है। आइडियल को अपन क्या करते हैं, डिस्कस इसलिए करते हैं ताकि अपन इसको रेफरेंस मान के आगे चीज़ों को सॉल्व कर सकें। तो आइडियल तो एक एक्सट्रीम कंडीशन होती है, इससे फिर क्या करते हैं अपन, डेविएशन चेक करते हैं कि कितना डेविएशन आया है, तो उसको अपन एक्सपेरिमेंटल तरीके से सॉल्व करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें फिक्स है, ये ना तो एग्जिस्ट करती है और ना ही अपन इसको डेली लाइफ में अपन को अप्लाई कर सकते हैं। आइडियल चीज़ कोई नहीं होती, तो आइडियल को तो रेफरेंस मानने के लिए अपन क्या करते हैं, इसके सारे के सारी चीज़ें वो फिक्स कर रखे हैं पहले, भाई ये चीज़ें आइडियल हो सकती है, फिर उससे डेविएशन चेक करते हैं। तो अपना सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे किसमें, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, या उसको बोलते हैं रियल सॉल्यूशन, क्योंकि वही है जो अपने नेचर में एग्जिस्ट करता है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन की बात करता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे इसकी अगर बात करें अपन आइडियल सॉल्यूशन की, तो आइडियल सॉल्यूशन, तो देखो ए सॉल्यूशन इज सेड टू बी आइडियल इफ each of its components obeys Raoult's law for the entire कंपोजिशन रेंज। ऐसे सॉल्यूशन जो सारे के सारे कंपोजिशन में राउल्ट के नियम को फॉलो करे। राउल्ट के नियम को फॉलो करने का मतलब है कि इंडिविजुअली कोई सोल्यूट ए है और सोल्वेंट बी में डिजोल्व करे, तो सोल्यूट ए में जो उसकी प्रॉपर्टी है, जो उसका इंट्रैक्शन है, जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको लग रही है, वो की वो रहनी चाहिए किसमें, सॉल्यूशन में, तब तो आप आइडियल बोलोगे, अदरवाइज आइडियल नहीं है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, इन दिस टाइप सॉल्यूशन ए इंट्रैक्शन एंड बी इंट्रैक्शन आर इक्वल टू ए बी इंट्रैक्शन। यानी अपन बोल सकते हैं कि देखो, जैसे ये कोई ए सोल्यूट था, ये कोई बी सोल्वेंट था, इन दोनों को डिजोल्व किया और इनसे अपन ने बना लिया क्या, ए बी सॉल्यूशन, ये बना लिया। ये था सोल्वेंट और ये था सोल्यूट। तो मैं इंट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, इंट्रैक्शन की। इंट्रैक्शन सोल्यूट की जो इंट्रैक्शन है वो सोल्यूट एक तो इंडिविजुअल केस में और एक सॉल्यूशन केस में, दोनों में बराबर रहेगी। तो मैं लिख देता हूं सोल्यूट की इंट्रैक्शन और सोल्यूट की इंट्रैक्शन के बराबर होगी, लेकिन ये सोल्यूट है इंडिविजुअल और ये है सॉल्यूशन में। तो इंट्रैक्शन सोल्यूट की एक तो इंडिविजुअली और एक सॉल्यूशन फेज में, दोनों में बराबर रहनी चाहिए। यानी ए इंट्रैक्शन बाद में ए बी इंट्रैक्शन जो होगी उसके इक्वल होगी। तो ये बात है। तो यहाँ पे राउल्ट्स के लॉ के अकॉर्डिंग अपन क्या बात करते हैं, पी नोट ए एक्स ए और पी बी क्या होगा, पी नोट बी एक्स बी। अगर पी टोटल निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा,
पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी, ये टोटल अपना क्या हो जाना है, वेपर प्रेशर हो जाना है। अब देखो ये तो पहली बात हो गई, ये तो अपन ने क्या है कि एक पॉइंट अपन ने डिस्कस कर लिया है, इसमें फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लिया है। अब मैं बात करता हूँ सेकंड पॉइंट की। अब अपन बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो देखिए स्टूडेंट, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, यानी चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम वो कितना आना है, वो आना है 0। 0 का मतलब मैं समझाता हूं, इधर देखिए, ये सोल्यूट था, इसमें मैंने लिया है 5 ml और ये था अपना सॉल्वेंट, ये क्लोज वेसल में सारे के सारे, ठीक है ना। इसमें मैंने लिया कितना, 10 ml। जब मैं दोनों को मिक्स करता हूं तो मेरे को जो फाइनली जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन मिलेगा ना, वो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा, वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा 15 ml। यानी ये तो हो गया वी फाइनल और ये हो गया वी इनिशियल। तो मैं निकालूंगा डेल्टा वी, वो कैसे निकालते, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो फाइनल में कितना था 50, इनिशियल में कितना था 5 + 10। तो आप इसको सोल्व करोगे तो 50 - 15 कितना आना है, 0 आना है। कितना आना है, 0। ये तो हुई मैथमेटिकल बात। अब बात करते हैं केमिस्ट्री में इसको कैसे समझे, कि केमिस्ट्री में एक्चुअली में ऐसा क्यों हुआ, क्या रीजन था कि ये 0 आया। तो देखिए स्टूडेंट, यहां पे जो सोल्यूट के पार्टिकल थे, ये सोल्यूट के पार्टिकल इंटरेक्शन कर रहे थे और जो भी इसके मॉलिक्यूल थे वेपर फेज में, वो अपन ने यहाँ पे मेंशन कर रखे कि वेपर में इनके कुछ मॉलिक्यूल थे, जैसे 5 मॉलिक्यूल थे। जैसे ही आप इसको सॉल्वेंट में डाले, सॉल्वेंट में डालते सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन में भी सोल्यूट के 5 ही मॉलिक्यूल है जो वेपर फेज में रहेंगे, 6 नहीं रहेंगे, ना ही 4 होंगे, फिक्स है। क्यों, क्योंकि सोल्यूट की इंडिविजुअल में जो इंटरेक्शन थी वो इंटरेक्शन कहाँ पे है, इसमें सॉल्यूशन में है। जब इंटरेक्शन चेंज नहीं हो रही तो वॉल्यूम कैसे इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो सकता है कब, जब कोई भी सोल्यूट सॉल्वेंट को आप मिक्स कर रहे हो तो उससे इंटरेक्शन चेंज होने से वॉल्यूम चेंज होगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो गैसेस स्टेट में मॉलिक्यूल नहीं जाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो मॉलिक्यूल गैसेस स्टेट में ज़्यादा जाएंगे, गैसेस स्टेट में मॉलिक्यूल ज़्यादा जाएंगे तो वेपर प्रेशर ज़्यादा जनरेट करेंगे, और गैस में कम जाएंगे तो वेपर प्रेशर कम जनरेट करेंगे। तो वॉल्यूम तो चेंज हो सकता है कब, जब इंटरेक्शन चेंज हो। तो यहाँ तो अपन ने आइडियल में बोला ही है ये शुरू में डेफिनेशन में कि यहाँ पे कोई इंटरेक्शन नहीं होती। जब इंटरेक्शन नहीं हो रही, इंटरेक्शन बराबर हो रही है, तब इंडिविजुअल हो रही है, तो वहाँ पे वॉल्यूम चेंज होने का सवाल ही नहीं उठता। तो डेल्टा वी क्या आना है, 0 होना। यहाँ पे लिख लेना, ड्यू टू इक्वल इंटरेक्शन, इक्वल इंटरेक्शन हो रही है, यानी एक्स्ट्रा कोई इंटरेक्शन नहीं हो रही वहां पे, जो पहले थी वही बाद में। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि बाद में कोई इंटरेक्शन नहीं हुई। तो ये है इंपॉर्टेंट है, ये डेल्टा वी क्या आना है, 0 आना है। अब मैं बात करता हूं डेल्टा एच मिक्सिंग, थर्ड पॉइंट की मैं बात करता हूं डेल्टा एच मिक्सिंग। तो डेल्टा एच मिक्सिंग है वो भी क्या आएगा, 0 आएगा। 0 क्यों आएगा वो भी देख लो। डेल्टा एच मिक्सिंग ये क्या है कि ड्यूरिंग जो अपन सॉल्यूशन फॉर्मेशन करते हैं, तो सॉल्यूशन फॉर्मेशन के दौरान जब सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाया जाता है तो थोड़ी बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ऑब्वियस बात है। या तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगी या कम होगी अट्रैक्शन, लेकिन कम और ज़्यादा हो सकती है। तो उस अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे कि कुछ अगर अट्रैक्शन ज़्यादा हो रही है तो वहाँ से हीट निकलेगी। भाई अट्रैक्शन होने का मतलब है कि वहाँ पे सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो हीट निकल रही है। तो डेल्टा एच या तो नेगेटिव होगी, डेल्टा एच या पॉजिटिव होगी या फिर 0 होगी, 3 ही केस हो सकते हैं। तो डेल्टा एच 0 कब हो सकती है, ऑब्वियस बात है जब आप पहले से मॉलिक्यूल को ले रहे हो कि इसकी इंटरेक्शन इतनी है, बाद में आपको सॉल्यूशन में इंटरेक्शन बराबर मिल रही है, तो यानी ओवरऑल कोई इंटरेक्शन ही नहीं हो रही। जब इंटरेक्शन नहीं हो रही तो एनर्जी कहीं की, एनर्जी नहीं निकलेगी। तो एनर्जी नहीं निकलेगी तो अपन क्या बोलेंगे, डेल्टा एच मिक्सिंग है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी अपन बोल सकते हैं नो एक्स्ट्रा इंटरेक्शन, कोई एक्स्ट्रा इंटरेक्शन नहीं हो रही, इसलिए वहां पे डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है डेल्टा एच मिक्सिंग, ये इंपॉर्टेंट है। ये कोई सा भी सॉल्यूशन हो, चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो, डेल्टा एच मिक्सिंग ऑलवेज पॉजिटिव होती है, ऑलवेज।
ये ऑलवेज पॉजिटिव होगी। तो ये याद ही कर लेना, डेल्टा एच मिक्सिंग या तो आइडियल हो या नॉन आइडियल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव होनी है। उसके बाद है डेल्टा जी मिक्सिंग। तो डेल्टा जी मिक्सिंग है वो क्या है, नेगेटिव। क्या आएगी, नेगेटिव। भाई सॉल्यूशन बना है ना, सॉल्यूशन बना है तो ऑब्वियस बात है सारी की सारी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हुई है, तो डेल्टा जी मिक्सिंग क्या होगी, नेगेटिव आएगी। उसके बाद नेक्स्ट है यहां पे नॉट फॉर्म एजियोट्रोपिक मिक्सर। अब ये क्या बोला है, एजियोट्रोपिक वाली, इसको अपन डिस्कस करेंगे आगे सेपरेटली, पूरा टॉपिक ही दे रखा है तुम्हारे, तो वहां अपन समझ लेंगे। बाकी एजियोट्रोप में बता देता हूं आपको। नॉर्मली एजियोट्रोप ऐसे सॉल्यूशन होते हैं कि जैसे आपने सोल्यूट लिया, सॉल्वेंट लिया, सोल्यूट का मेल्टिंग पॉइंट सॉरी बॉइलिंग पॉइंट कुछ था, जो भी है डजन मैटर, एक्स होगा। सोल्वेंट का इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो वाई है, एक्स और वाई इसके बॉइलिंग पॉइंट है। अब जब दोनों को मैं मिला देता हूं तो ये दोनों सॉल्यूशन में जाने के बाद कुछ अलग बॉइलिंग पॉइंट पे ही उबलेंगे, अलग ही होगा वो। यानी एजियोट्रोप या तो हायर बॉइलिंग पॉइंट वाले होंगे या लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाले होंगे। क्यों, क्योंकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में इंट्रैक्शन अलग अलग तरीके से होती है। नॉन आइडियल में टोटल अलग होती है, वो आगे अपन डिस्कस करेंगे। आइडियल में कोई इंट्रैक्शन नहीं होती ऐसी जो एजियोट्रोप बना सके, वहाँ सब बराबर होता है। आप पहले चाहे उबालो चाहे बाद में उबालो, उनको बॉइल बाद में करो या पहले करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फिक्स है ना, वो फिक्स पे उबलेगा। यानी एजियोट्रोपिक मिक्सर ये फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं। उसके बाद इनके मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल की, ये इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्पल सीधे सीधे एज इट इज ऐसे के ऐसे आते हैं। तो एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो देखो, जिनकी सिमिलर साइज होती है या जिनमें अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम सेम सेम से होते हैं, वो वाले आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। जैसे देखो C6H6 प्लस C6H5CH3, इन दोनों का मिक्सर, ये क्या है, आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है। होता नहीं है लेकिन बिहेव करता है। ऐसे ही अप्रोक्सीमेट है ना ये, देखो इसमें देखो 6 कार्बन है, इसमें 7 कार्बन है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, एक ही कार्बन का फर्क है। हाइड्रोजन इसमें 6 है, इसमें 8 है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। ये आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद C6H12 C7H14, यानी हेक्सेन और हेप्टेन का सॉल्यूशन, हेक्सेन एंड हेप्टेन सॉल्यूशन, ये दोनों भी क्या हो सकते हैं, आइडियल सॉल्यूशन हो सकते हैं। उसके बाद देखो C2H5Cl प्लस C2H5Br, देखो Cl और Br की साइज में कोई इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता, अप्रोक्सीमेट अपन इसको आसपास मान सकते हैं। फर्क तो है, अगर सेम ही हो जाता तो वो तो आइडियल है, और आइडियल तो ऐसी कोई चीज़ है नहीं। ऐसा कोई है क्या एलिमेंट जो Cl के जैसे सेम इसके जैसी प्रॉपर्टी रख सके, वो तो Cl खुद ही रख सकता है, इसके जैसी प्रॉपर्टी और कौन रखेगा। बस अपन इसके आसपास पहुंच सकते हैं। तो अपन ने ब्रोमीन ले लिया, अगर आयोडीन मिलाते ना तो वो गड़बड़ा जाता, आयोडीन की साइज Cl से ज़्यादा है। फ्लोरीन और आयोडीन लेते तो वो तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, साइज बहुत डिसिमिलर हो गई। तो इसकी अपन बात कर सकते हैं, ये क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन की कैटेगरी में आएगा। ऐसे ही मैं बात करता हूँ नेक्स्ट C6H5Cl प्लस C6H5Br, तो ये भी किस कैटेगरी में आएगा, ये भी इसी कैटेगरी में आएगा, आइडियल सॉल्यूशन। तो ये बात हुई किसकी, आइडियल सॉल्यूशन की। तो आइडियल सॉल्यूशन से रिलेटेड अपन ने सारी चीज़ इसमें डिस्कस कर ली है। अब अपन नेक्स्ट जो क्लास है उसमें डिस्कस करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उसके एग्जाम्पल देखेंगे, उसके ग्राफ देखेंगे। उसके बाद अपन बात करेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक की, जो है एजियोट्रोपिक मिक्सर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छे से आप इसको ढंग से नोट डाउन करिए और जो न्यूमेरिकल आज करवाइए उनको सोल्व करिए। आगे अपन टॉपिक डिस्कस करेंगे, उनके भी ऐसे ही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर ऐसे हैं इनसे तुम्हारे एग्जाम में न्यूमेरिकल आना है सीधा एज इट इज, ऐसा का ऐसा, तो आपको ये सोल्व करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट अपन कल बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर की। ओके।